ठोकर। एक रात मेरी भी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस मुझे थाने लाकर नक्सलियों के बारे में पूछताछ करने लगी। तूने उन्हें कहाँ छुपा रखा है? ठीक ठीक बता दो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। मैं और नक्सली? ये क्या मजाक कर रहे हैं सर? जब आरोपी नहीं मिल पा रहे हैं तो निर्दोष लोगों को पकड़कर आप थाने में ठूस रहे हैं। इससे तो पुलिसिया कार्रवाई की पोल खुल जाएगी। घटना स्थल पर मैं खुद मौजूद था, कहीं नक्सली वोक्सली नहीं थे। आप फिजूल परेशान है। मैंने थानेदार को बिल्कुल सच सच बात बता दी। पुलिस तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रही है ताकि तुम अपने साथियों का नाम ठिकाना सही सही बता सको। अगर पुलिस से झूठ बोलोगे तो पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा। तेरी सब भाषणबाजी हवा हो जाएगी, क्या समझे? थानेदार अनिल प्रसाद ने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मुझे खा जाएगा। लगता है सर पुलिस चिलकारी की चीख भूल गई है। उस घटना में 19 लोग नक्सलियों के शिकार हुए थे, जिसमें पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया था। स्थानीय पुलिस और गवाहों के साक्ष्य के आधार पर लोकल अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। अब तो स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से लोगों का विश्वास उठ गया है। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने निर्भीकता के साथ उसे समझाने की कोशिश की। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम हमारी तफ्तीश को चुनौती दे रहे हो। जेलखारी में क्या हुआ था मुझे सब पता है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। सच बोलोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। अपने नक्सली साथियों को शीघ्र गिरफ्तार कराओ, नहीं तो पुलिस जीप से कूदकर भागने वालों का अंजाम क्या होता है तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर मेरे अपने लोग थाने में जुटने लगे। गणमान्य लोगों ने आने से थानेदार की परेशानियां बढ़ने लगी थी। मुझे थाने से छोड़ देने के लिए पैरवी होने लगी। वह दबाव झेलना नहीं चाह रहा था। अंत में थानेदार ने मुझे जेल मुख्यालय भेज दिया। सगे संबंधी निराश होकर लौट गए। सबके चेहरे पर निराशा और मायूसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अपने प्रिय का अंतिम संस्कार कर घर लौट रहे हो। जिला मुख्यालय से मुझे जेल में डाल दिया गया। वहां मैं सोच रहा था कि शहर से क्यों अपने घर आ गया, कहीं और क्यों नहीं चला गया। शायद गांव की सीधी मिट्टी की खुशबू मुझे वहां खींच ले गई। गांव का वह दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच उठा। गांव के लोग अपनी खेती किसानी में ही परेशान रहते थे। हाँ, उन्हें शाम को फुर्सत के क्षणों में टीवी सेट या फिर रेडियो के पास बैठे देखता था। वे लोग दौरी में रखे पूजा चबेना को चबाते हुए मजे से समाचार सुनते थे। उसके बाद चौपाल की बैठकी में उस पर विस्तार से चर्चा भी करते थे। फिर सुबह उठने के बाद वही पुरानी दिनचर्या देखने को मिलती थी। अक्सर वे खेतों की जुताई बुताई, निकौनी, सिंचाई और कटनी में व्यस्त रहते थे। मेरे गांव पहुंचने पर प्रणामा पाती के बाद कुशल क्षेम ही शेष रहा। किसी से भी ज्यादा बातें नहीं हो पाती थी। सुबह उठने के बाद मैं अपने को काफी बोरियत महसूस करता, इसलिए प्रातः उठने के बाद अखबार लेने के लिए पास के बाजार में निकल जाता। वहां जिला मुख्यालय से बसें आती थी, जिन पर विभिन्न अखबारों का बंडल लोड रहता था। एजेंट बंडल उतारने के बाद होकरों को अखबारों की प्रतियां बांटते रहते थे। मैं भी उनसे सभी अखबारों की एक एक प्रतियां खरीद लेता और कल्लू की चाय दुकान पर बैठ जाता। चाय की चुस्की लेते हुए सभी अखबारों की हेडलाइन सरसरी निगाहों से देख लेता। फिर घर जाकर इत्मीनान से उन्हें पढ़ता था। चाय दुकान पर बैठने का एक लाभ यही भी होता कि बचपन में साथ पढ़ने वाले कुछ पुराने मित्र मिल जाते थे। उनके साथ घर परिवार की बातें कर मुझे अच्छा लगता था। सोमवार को मित्रों से चाय दुकान बातें कर ही रहा था कि एक सड़क दुर्घटना हो गई। किसी ट्रक ने सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने एक बच्चे को रौंद दिया था। मैं भी दुर्घटना देखने के लिए स्कूल की ओर भागा। घटना स्थल पर देखा कि स्कूली यूनिफॉर्म में एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे का शत विक्षित शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। बच्चे के रक्त से सड़क लाल हो उठी थी। भीड़ में किसी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बच्चा सेठ दीनदयाल का इकलौता पुत्र है। शव के पास सेठ का ड्राइवर रामू छाती पीट पीट कर रो रहा था। शव को देखने के लिए जन समूह उमड़ने लगा था। मैं भीड़ को चीरता हुआ रामू के पास पहुंचा। वह तो मेरे बचपन का ही साथी रामू था। ढाढ़स बंधाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। सहानुभूति के 2-4 बोल मुंह से फूटे ही थे कि तेज शोर में दब गए। रामू सहानुभूति पाकर जोर जोर से रोने लगा।
शव के पास बैठकर उस बच्चे को हिलाने लगा। वह भावुकता में कहने लगा, भैया देखो ना, बबलू मुझसे कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है। उसके बिना कैसे घर जाऊंगा? उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? वह इतना बोलकर अपने बालों को नोचता हुआ वही नीचे बैठ गया। मैंने देखा रक्त रंजित मासूम की आंखें खुली हुई थी, जो अपने चालक रामू से कुछ कह रही थी। अंकल, आपने ट्रैफिक नियमों के अनुसार ही स्कूल की दूसरी तरफ कार को पार्क किया था। यदि स्कूल भवन के पास वाहन खड़ा करते तो मैं बिना सड़क पार किए स्कूल पहुंच जाता और दुर्घटना टल जाती। लेकिन अब तो जो होना था हो गया। किसी ने सच ही कहा है, हिले रोजी बहाने मौत। रामू की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसे किसी तरह उठाकर पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसी बीच घटनास्थल पर सफेद कुर्ता पाजामा पहने दो नेता हेमंत और बसंत अपने समर्थकों के साथ आ पहुंचे। सभी सड़क जाम करने में व्यस्त हो गए। इधर उधर के बांसी बल्ली, डीजल का खाली ड्रम, बेंच आदि लाकर रख दिया। सड़क के बीचों बीच टायर जला दिया। सभी एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रोज जाम होने की खबर से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। दूर दूर से खरीदारी करने आए लोग अपने सामानों को वाहनों पर लोड कर भागने लगे। विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानेदार अनिल प्रसाद ने भीड़ को समझा बुझाकर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन नेता हेमंत व बसंत ने प्रशासन की बात मानने से इनकार कर दिया। बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए थानेदार ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। धीरे धीरे कई स्थानों की पुलिस, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी आदि दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी बीच स्कूल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई भीड़ ने स्कूल भवन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ आगे बढ़ती हुई स्कूल की गेट को उखाड़ फेंका। वहां खड़े वाहनों में आग लगानी शुरू कर दी। वहां तैनात पुलिसकर्मी भी भीड़ का शिकार बनने लगे। देखते ही देखते वहां अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। डीएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। भीड़ पर लाठियां चटकने लगी। पुलिस ने कई हवाई फायरिंग भी की। उग्र भीड़ भगाने की बजाय पुलिस पर टूट पड़ी। एकाएक धाए 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 गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। दहशत में भीड़ तितर बितर होने लगी। जान बचाने के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। गोली लगने से कई लोग कटे पेड़ की तरह नीचे गिरने लगे। घायल फिरकर छटपटाने लगे। घटनास्थल की धरती इंसानों के खून से लाल हो उठी। बाजार की दुकानें बंद होने लगी। सड़क किनारे खड़ी तमाशबीन लोग खड़े हुए। भागते लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ कर वैन में ठूसने लगी। देखने से ऐसा लग रहा था कि पुलिस देश के अंदर घुस आए घुसपैठियों पर गोलियां बरसा रही हो। आधे घंटे के अंदर भीड़ छड़ चुकी थी। तड़प रहे घायलों को पुलिस बेरहमी के साथ घसीट घसीट वैन वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह भर रही थी। घटनास्थल पर पड़े शवों को उठाकर जवान पुलिस वैनों में लोड करते जा रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने आसपास के गांवों में हमलावरों की तलाश करनी शुरू की। पुलिसिया दमन के कारण लोग गांव छोड़कर जहां तहां भागने लगे। पूरा गांव दहशत में था। मारे आतंक व भय से पुरुषों और महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले ली। रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस गांवों में पहुंच जाती और मन चाहे घर को तोड़ अंदर घुस जाती। कोने में दुबकी औरतों व युवतियों से अश्लील हरकत करती। विरोध करने वाली महिलाओं का झोंटा पकड़ घसीटते हुए थाने ले जाती। थाने में उनके साथ तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती। उनके कोमल अंगों पर डंडे बरसाए जाते, जिसे वे मारे शर्म के अपनों से भी कुछ नहीं बता पाती। गांव में बची कुछ भूखी प्यासी महिलाएं पुलिस के भय से घरों में ही दुबकी रहती। पंचायतों के मुखिया सरपंचों का जोर भी न के बराबर था। पुलिसिया शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर झूठा केस लाद दिया जा रहा था। महिलाओं को लगता कि पुरुष प्रधान इस समाज में स्त्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनकी व्यथा व तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं था। गांव पंचायत तो दूर, प्रखंड में भी कोई महिला संगठन सशक्त नहीं था जो पुलिसिया जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। घटना के बाद भी पूरे थाना क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। कर्फ्यू जैसे स्थिति थी। पुलिस का दमकात्मक रवैया आकाश छू रहा था। अस्पतालों में
इलाजरत युवकों को और घायलों को भी नहीं बख्शा गया। एक रात उन्हें भी पुलिस थाने उठा ले गई। गांव की बूढ़ों पर भी जुल्म कम नहीं था। पुलिस उनमें भी सख्ती के साथ किसी मामले में निपटती थी। घर से भागे हुए पुरुषों के बारे में उनकी जानकारी मांगी जाती। सही उत्तर नहीं मिलने पर पुलिस उन्हें फजीहत करती थी। गांव में बूढ़ों का रहना भी मुश्किल हो गया था। वे अक्सर सोचा करते थे कि इतनी जलालत भरी जिंदगी तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं थी। आजाद भारत की पुलिस इतनी क्रूर और निर्दयी हो जाएगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूरे देश में तनाहश नेताओं व जालिम पुलिस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। चाह कर भी आम आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ तो गांवों में एक उम्मीद की किरण फूटी थी। लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग एक एक कर अलग अलग पढ़ने लगे तो मीडिया भी उन्हें उछालना बंद कर दिया। आज नैतिकता से परे हर जगह स्वार्थी तत्व मौजूद है। गोली कांड के दूसरे दिन अखबारों में 7 लोगों के मरने, 20 के घायल होने और 30 लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना छपी थी। समाचार पढ़ने के बाद लोग हतप्रभ थे। घटना में 7 लोगों के मरने की संख्या लोगों के समझ से परे थी, क्योंकि दर्जनों लोग गायब थे। घटना के बाद से न तो अपने घर पहुंचे न किसी रिश्तेदार के पास ही थे। पुलिस पर शवों को गायब करने का लांछन लगाया जा रहा था। कुछ लोग तो उन्हें अस्पताल, जेल में भी ढूंढकर थक चुके थे। उनका कहीं सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने सड़क जाम करने वाले हेमंत व बसंत सहित 25 लोगों को नामजद और 200 अनाम लोगों पर पत्थरबाजी करने, तोड़फोड़ करने और आग लगाने का मामला दर्ज किया था। 50 आर्म्स एक्ट के आरोपी भी शामिल थे। पुलिस का कहना था कि रोड जाम में नक्सली थे जिन्होंने भीड़ व पुलिस पर गोली चलाई थी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को नौकरी और 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी थी। वही घायलों को 50 से 25,000 रुपए तक मिलना तय था। घोषणा के बाद से बिचौलियों की बाछें खिल उठी थी। वे नियोजन व मुआवजे का फॉर्म लिए गांव-गांव घूम रहे थे। पीड़ितों का आवेदन लिखते और मुआवजे का फॉर्म भरते, फिर उस कार्य के लिए उनसे 50-100 रुपए ऐंठ लेते थे। ग्रामीणों को समझाते कि प्रखंड कार्यालय में घोर भ्रष्टाचार है। अधिकारी बिना पैसा लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप सबको किसी कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर हमारे संपर्क में रहें। घटना को बीते 1 सप्ताह से ज्यादा बीत गए थे, फिर भी ढाढ़स बंधाने वाले नेताओं का दौर जारी था। वे गांवों में पीड़ितों के घर जाते और घड़ियाली आंसू बहाकर चले जाते। पुलिस कप्तान RK शर्मा ने भी घटना निरीक्षण के बाद जमातकर्तों में नक्सलियों के होने की बात स्वीकारी थी। SP के आदेश के बाद ही अन्य लोगों के साथ मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। मैं जेल में बंद सोच रहा था कि गुलाम भारत में भगत सिंह ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उन्हें जेल दे दी गई थी। उनके क्रांतिकारी साथियों ने बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत का तानाशाह रवैया मनमानी करता रहा। आखिर में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। क्या देश को आज़ादी दिलाने वाले नेता उन्हें बचा नहीं सकते थे? आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में कुछ नहीं बदला है। वही अंग्रेजों का कानून और फरमान देश के नेताओं व पुलिस महकमे पर हावी है। ऐसे में निष्पक्ष न्याय की आशा कैसे की जा सकती है भला? फिल्म शोले का एक डायलॉग था, तेरा क्या होगा रे कालिया। उसे याद कर मेरा मन भी यूं ही व्यथित था।